औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें हमें काफ़ी लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हुए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की बात कर ले तो मियोसिस भी सेल डिवीजन की एक टाइप है, जिसमें क्या होता था, एक सेल की डिवीजन से 4 हाफ सेल्स बनते थे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते थे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मियोसिस। और ये जो मियोसिस है सिर्फ और सिर्फ हमारे जर्म लाइन सेल्स में होते हैं। इसके अलावा जितने भी जो दूसरे सेल्स हैं उनमें मियोसिस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सिर्फ माइटोसिस होता है। अच्छा जी, तो मियोसिस का जो होल टॉपिक हमने पढ़ लिया, मियोसिस 1 और 2 दोनों। इसके बाद आज का टॉपिक है वह है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के इम्पोर्टेंस का है, इसके फ़ायदे का है, आप इसकी वजह से क्या क्या फ़ायदा होता है या क्या अच्छा होता है। तो सबसे पहले इसका जो सिग्निफिकेंस ये है, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखें ना अब फॉर एग्जांपल अभी ह्यूमन की बात कर ले। मेल बॉडी के अंदर मियोसिस होने के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स बने और हर हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, हाफ सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह फीमेल की बात कर ले तो फीमेल बॉडी के अंदर ये जो हैप्लॉइड, ये जो वहाँ पे मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाते हैं, लास्ट में सिर्फ एक ही हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। समटाइम 2 भी बनते हैं, समटाइम 3 भी बनते हैं, वो अलग टॉपिक है। मेनली एक ही हैप्लॉइड सेल बनते हैं। अब यहाँ पे देखें, इंसान बनाने के लिए, ह्यूमन बनाने के लिए 46 क्रोमोसोम का होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे, अब यहाँ देखें। अब हैप्लॉइड ये जो सेल्स बनने के दौरान ये जो कैसे बनते हैं, इस तरह बनते हैं कि जिसमें जो नए बनने वाले सेल्स है इसमें 23 क्रोमोसोम्स, हर हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और फीमेल जो सेल्स है, ये जो बने हैं हैप्लॉइड सेल, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। अब जो ही ये जो गैमीट्स है उनकी फ्यूजन होने के बाद हाफ क्रोमोसोम वाले 2 न्यूक्लियाई के जो सेल्स है वो आपस में मिलके, या 2 सेल्स आपस में मिलके हमारे पास एक सेल बनते हैं। ठीक है, तो फिर नॉर्मल ह्यूमन बनने के लिए कितना चाहिए था? 46 चाहिए था। अब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स ही बने, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में तो ह्यूमन के उसके बच्चे होने हैं, उसके पॉपुलेशन में इजाफा होनी है, तो उसके लिए क्या है, नेक्स्ट जनरेशन में ही ह्यूमन ही बनने के लिए इम्पोर्टेंट है कि मियोसिस हो। अगर मियोसिस ना हो तो फिर 46 क्रोमोसोम है ना, ये मेंटेन ना होता। जब ये मेंटेन ही ना हो तो फिर बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग है या जो यंग वंस है वो इंसान ही ना होता। तो फिर पेरेंट्स, जिस तरह पेरेंट की जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनके बराबर जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, उसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को बिल्कुल बराबर होना ज़रूरी है, ताकि ये बिल्कुल पेरेंट से क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेरेंटल सेल जैसा ही हो या उसके बिल्कुल उसी तरह ही ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनने के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बहुत ही अहम जो मेन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, कि जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सिवाय आइडेंटिकल ट्विंस के। अब ऐसा होता क्यों है? माँ, अम्मी, अब्बू दोनों क्या है, एक ही है, सेम ही है, मगर उनके बच्चे देखें तो कोई अलग अलग दिखते हैं। तो ये होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि मियोसिस के दौरान, मियोसिस 1 में क्या हुआ था, मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 की बात कर ले
वहां पे होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ने आपस में क्या किया था, पेयर बनाया था, और वहां पे क्रॉसिंग ओवर भी हुआ था, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाती है, उसकी एक्सचेंज होती है। जब जेनेटिक मटेरियल क्या हो, एक्सचेंज हो, तो फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं, वेरी फार्म, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास ये जो न्यू जो सेल्स जो बन रहे हैं उनमें क्या आ जाती है, वेरिएशन आती है। जब वेरिएशन आने की वजह से हर जो हैप्लॉइड सेल्स उनके अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंस एक दूसरे से डिफरेंस होंगे, चेंजेस होगी, उनके अंदर वेरिएशन होगी। यही वो वजह है जिसकी वजह से पेरेंट्स तो एक ही है मगर उनके बच्चे के हैं अलग अलग, इसीलिए होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चों में अलग अलग ये जो वेरिएशन है, चेंजेस है, किस वजह से आती है, ये भी मियोसिस ही की वजह से आती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट एरर इन मियोसिस। अगर खुदा ना खास्ता मियोसिस हो रहे हो, इसमें कोई कमी पेशी आए या कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉपरली ये जो क्रोमोसोम्स आपस में, ठीक है ना, ये जो अलग ना हो प्रॉपरली, एक दूसरे के साथ ये जो क्रॉसिंग ओवर होते वक्त ये दोनों अलग ना हो, या टीलोफेज में जाके ये एक दूसरे से अलग ना हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये दो सेल्स बननी हो, और यहाँ पे टीलोफेज में तो होना ये चाहिए था कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आना चाहिए था, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें आना चाहिए था, मगर इसमें इशू आने की वजह से, एरर आने की वजह से क्या होता है, 23 के जगह पे 24 आ जाते हैं, ठीक है। अब उसी के आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हमारे पास 46 के बजाय आप क्या होंगे, 47 क्रोमोसोम वाले जो हमारे पास कोई जायगोट बना। अब इशू ये होगा, इस टाइप के जो इश्यूज हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स एक्स्ट्रा होंगे। ये भी हो सके जो बच्चे के अंदर दो दो सर हो, अच्छा ये भी ये जो प्रॉब्लम आ सकते हैं कि उसके तीन तीन पैर हो, तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स ये जो इस कंडीशन में आते हैं। और सम टाइम क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से 23 के जगह पे 22 क्रोमोसोम भी आ जाते हैं। तो देखिए ना, एक में 23 पूरे, दूसरे में 22 है, जिसकी वजह से एक क्रोमोसोम कम आ रहा, 45 हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, मिसिंग होंगे। अब ये जो इसी बेस पे क्रोमोसोम की कमी, ये जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इसी बेस पे ये जो आगे जाके क्रोमोसोमल ये जो जितने भी जो डिसऑर्डर्स है उनको मुख्तलिफ सिंड्रोम्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो वेल एरर की वजह से भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। अब एरर में क्या हो रहा है, या बॉडी पार्ट्स एक्स्ट्रा आ रहा या बॉडी पार्ट्स कम आ रहा, अब जिसकी वजह से जो अपस्प्रिंग है, जो बने हैं बच्चे बनेंगे, वो कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होंगे, और उसकी सर्वाइवल भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, उनके अंदर इनफर्टिलिटी होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, या उनकी सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं होती। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग जो आज का टॉपिक था वो हम यहाँ पे अख्तिताम कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एक और वीडियो तक के लिए, लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।